साथियों नमस्कार। मैं पतंजलि मिश्र घर की भाषा बनाम स्कूल की भाषा का तीसरा भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। साथियों, हम लोगों ने यह अब समझ लिया है कि घर की भाषा का क्या महत्व है। घर की भाषा शिक्षा का आधार होती है। यह विचार अभिव्यक्त करने हेतु सबसे उपयुक्त होती है। सरसता और पूर्णता की अनुभूति आती है। सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है इससे। और सबसे महत्वपूर्ण, पहले से मौजूद शब्दावली को यदि हम आधार बनाकर, जो कि घर की भाषा में मौजूद होती है, यदि हम अपना कार्य करें तो निश्चित तौर पे हम घर की भाषा और स्कूल की भाषा का जो द्वंद्व है उसको बहुत हद तक कम कर सकते। इस संदर्भ में गीजू भाई द्वारा 1932 में कही गई बात आज बहुत प्रासंगिक है। वह यह है कि इधर बालकों को जल्दी से जल्दी अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान दिलाने का मोह बढ़ता जा रहा है। हमें उस मोह को तोड़ना है। हर कोई शाला में और बाहर एक ही प्रश्न पूछता है, इस शाला का अभ्यासक्रम क्या है? इस शाला में बच्चे क्या पढ़ते हैं, कितना सीखते हैं? लेकिन कहीं भी इस बात को लेकर पूछताछ नहीं की जाती है कि बालकों का कितना विकास हुआ है। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि बालकों का सम्मान कैसा है, किस उम्र में वे अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान ले सकते। बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति और शक्ति को जानकर ही और उसके अनुकूल रहकर ही हम उसे ज्ञान प्रदान कर सकते। बच्चे को अक्षर ज्ञान कराते समय आंख और स्पर्श का एक साथ उपयोग होना चाहिए। उन्हें अक्षरों की पहचान का अवसर दिया जाना चाहिए। यह बात आज के दौर में और भी प्रासंगिक हो जाती है। इसे गीजू भाई ग्रंथमाला में, जो कि प्राथमिक शाला में शिक्षक, जिसके की प्रकाशक मांटेसरी बाल शिक्षण समिति राजल देसर चूरू है, के पृष्ठ संख्या 62 और 69 पर हम देख सकते हैं। यदि गीजू भाई के इस कथन को ध्यान में रखते हुए बात की जाए तो यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि बच्चा जब विद्यालय में आना प्रारंभ करता है तो उसके पास अपनी स्वयं की भाषा पहले से होती है, जिसका उपयोग वह अपनी समझ के मुताबिक करता है। उसके पास अपनी शब्दावली या शब्दकोश होता है, जिसका प्रयोग वह प्रमुख तौर पर बोलचाल में करता है। कहते चले कि अगर हम इस बात से सहमत हैं तो हमें यह बात भी मानना होगा कि बच्चे का दिमाग उस समय एक कोरी स्लेट नहीं होता है। उस पर भाषा ज्ञान के संदर्भ में बहुत कुछ अंकित हो चुका होता है। भाषा की कक्षा में या किसी अन्य कक्षा में भी यदि हम इस बात का ध्यान रखते हुए चलें तो बच्चे के साथ आदान प्रदान सहज होने की अधिक संभावना रहेगी। बच्चे के पास पहले से मौजूद शब्दावली को हम आधार बनाते हैं तो उसकी रुचि की ओर ध्यान तो हम खींच ही सकते हैं, उसका विश्वास भी जीत सकते हैं और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि घर की भाषा और संस्कृति का क्या लेना देना है। घर की भाषा हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग होती है। किसी भी मानव संस्कृति को समझने और आत्मसात करने के लिए आवश्यक है कि हम पहले उनकी भाषा को समझें। घर की भाषा के द्वारा ही मनुष्य व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से अपने विचारों व भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, अपने रीति रिवाजों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। घर की भाषा ही मानव सभ्यता और संस्कृति का आधार है। इसके बिना मानव संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भाषा समाज की संस्कृति का आवश्यक तत्व है। वास्तव में भाषा सामाजिक संगठन की सभी क्रियाओं का आधार है। व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया पर भाषा का प्रभाव पड़ता है और वह जो भी क्रिया करता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः विद्यालय के शिक्षक विद्यार्थियों के ज्ञात सांस्कृतिक अभ्यासों और भाषाओं की विविधता को महत्व देकर उन्हें इस नए माहौल में ज्यादा सुरक्षित महसूस करा सकते हैं। बच्चा अपने लंबे जीवन काल में अन्य भाषाओं और संस्कृतियों के संपर्क में भी आएगा। इसलिए बच्चे को अन्य भाषाओं को सीखने के लिए तैयार करना भी जरूरी है, जिसकी जरूरत उसे भविष्य में होगी। उदाहरण के तौर पर हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाएं जो कि उसके परिवेश में नहीं बोली जाती।
अब असली समस्या यह है कि घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। कक्षा में ऐसे वास्तविक और रोचक संदर्भ बनाए जाएं, जिनमें तरह तरह से भाषा का उपयोग करना शामिल है। बच्चों के अनुभव सुनना, उनमें आपस में गपशप करवाना, कहानी कविताएं सुनना व कहलवाना ऐसी ही गतिविधियां हैं जिनसे उन्हें मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति के साथ बच्चों को अभिनय या अंग संचालन के मौके देना भी जरूरी है। बच्चों के पसंद के विषयों पर छोटे छोटे भाषण देने के मौके भी मिलने चाहिए। जब उन्हें लगेगा कि विद्यालय भी घर जैसा है, यहाँ बहुत मजेदार बातें सिखाई या कराई जाती हैं, तो हमारा विश्वास है कि वे स्वाभाविक रूप से बोलेंगे। यह कार्य उनकी भाषा के विकास में मददगार होगा। मौखिक अभिव्यक्ति के पर्याप्त अभ्यास के बाद ही लिखित कार्य की तरफ कदम बढ़ाना ठीक रहता है। इसके लिए हम खेल, कहानियां और पहेलियों के माध्यम से, जिसके रास्ते हम बच्चों के प्रवृत्ति के अनुकूल कार्य करते हुए उनके भाषा ज्ञान में सामंजस्य और वृद्धि ला सकते हैं। जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर कृष्ण कुमार अपने लेख कहानी कहाँ खो गई में हमारा ध्यान इस ओर दिलाते हैं। वे कहते हैं कि बच्चों को कहानी सुनाने की एक लंबी परंपरा भारत में रही है। कहानी परंपरागत रूप में जिन परिस्थितियों में सुनाई जाती थी, वे आज के पारिवारिक और सामाजिक जीवन में उपलब्ध नहीं है। लेकिन परिवार और समाज की नई परिस्थितियों में बच्चों को कहानी सुनाने की उतनी ही जरूरत है जितनी पहले थी, क्योंकि लोक कथाओं और परी कथाओं की संरचना छोटे बच्चों को सोचने की शैली से मेल खाती है और यही इन कहानियों के प्रति छोटे बच्चों के आकर्षण का खास आधार है। वे आगे कहते हैं, अपनी दीवार का इस्तेमाल और अन्य लेख में, जो पुस्तक एकलव्य प्रकाशन से छपी हुई है, इसके पृष्ठ संख्या 18 से 19 में वह यह बात कहते हुए देखे जाते हैं कि इन कहानियों को सुनते हुए छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा की बुनियादी लयों के संपर्क में आते हैं। शब्द और वाक्य रचना का एक पूरा भंडार उनके हाथ लगता है। इस भंडार से वंचित रह जाने वाले बच्चे कुछ बड़े होकर जब पढ़ना और लिखना सीखते हैं, तब उनके लिए भाषा एक यांत्रिक चुनौती बन जाती है। वह सहज जरूरत या इच्छा नहीं बन पाती है। बाद में वे ध्यान पूर्वक सुनने, संयत ढंग से बोलने या संवाद में हिस्सा लेने जैसी क्षमताओं का विकास नहीं कर पाते। प्रोफेसर कृष्ण कुमार द्वारा कही गई बात में कुछ अधिक जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वे जो कह रहे हैं उसमें भाषा शिक्षण के लिए कहानी का महत्व स्पष्ट है। कहानी सुनाना भी एक कला है और इस कला का प्रयोग यदि एक शिक्षक कक्षा में कर पाता है, तो उस भाषा के अलग अलग पहलू को वह बच्चों के लिए उजागर कर रहा होगा। विशेष तौर से उच्चारण, बोलने में उतार चढ़ाव तथा भाषा का वाक्य विन्यास इत्यादि। ये प्रक्रियाएं इस बात का उदाहरण है कि बच्चे की कच्ची भाषा को किस प्रकार विद्यालय के औपचारिकता भरे वातावरण में भी स्थान दिया जा सकता है। साथ ही इस बात की ओर भी इशारा करती है कि किस प्रकार उनकी भाषा के कच्चेपन को परिपक्वता की ओर ले जाया जा सकता। भाषा ज्ञान के संदर्भ में दो बातें समझना बेहद जरूरी होने के साथ साथ महत्वपूर्ण भी है। पहली बात है कि जितना अधिक हम बच्चे की भाषा को संपर्क में आने के मौके देंगे, भाषा सुनने, लिखने, बोलने, पढ़ने इत्यादि के मौके देंगे, उतना ही अधिक समृद्ध उसकी शब्दावली होगी और उतनी ही भाषा के इस्तेमाल की गहरी समझ उनके अंदर विकसित होगी। एक शिक्षक पर पाठ्यक्रम पूरा करने का दबाव लगातार रहता है, मगर इस दबाव में आए बिना हो सके तो पाठ्यक्रम में ही गुंजाइश निकालते हुए, नहीं तो उसके बाहर जाते हुए भी कुछ भाषा संबंधी काम हम बच्चों के साथ करें तो यकीनन उनकी भाषा संबंधी दक्षताएं, जिसे कि हम लैंग्वेज रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज कहते हैं, और बेहतर होंगी और समृद्ध होंगी। दूसरा, यह सही है कि पढ़ाने के अपने तरीकों में हमें इस बात का ध्यान रखने की कोशिश की ओर बढ़ना चाहिए ताकि बच्चे के पास पहले से उपलब्ध खजाने का लाभ भाषा सीखने के लिए मिल जाए
और केवल भाषा शिक्षण के लिए ही नहीं, अन्य विषयों के शिक्षण के लिए भी मिल पाए। आमतौर पर विद्यालय में भाषा ज्ञान की औपचारिक शुरुआत वर्णमाला से की जाती है। इसके कारण हम बच्चों के पास पहले से उपलब्ध भाषा ज्ञान, जो कि वो अपने माहौल में सीखता है, और उसके शब्द भंडार के प्रति ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं। यदि हम इन चीजों का ध्यान रखें तो मेरा विश्वास है कि निश्चित तौर पे हम घर की भाषा और विद्यालय के भाषा के मध्य का जो द्वंद्व है, के मध्य का जो संघर्ष है, उसके निस्तारण की तरफ अग्रसर हो पाएंगे और अध्यापकों के साथ साथ बच्चों की भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर की भाषा बनाम स्कूल की भाषा 3 संस्करणों में अब तक मैंने रिकॉर्ड की है और यह तीनों मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। यदि इस प्रकरण से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं लगातार यह प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के कुछ महत्वपूर्ण चीजों को, कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्ययों को आप तक पहुंचा पाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगली श्रृंखला में मैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में भाषा क्या है उसको लेकर प्रस्तुत होऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।